चैप्टर 7 राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय। बाकी सामाजिक समूह से अलग राष्ट्र अपना शासन अपने आप करने और अपने भविष्य को तय करने का अधिकार चाहते हैं। दूसरे शब्दों में वे आत्मनिर्णय का अधिकार मांगते हैं। आत्मनिर्णय के अपने दावे में राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय समुदायों से मांग करता है कि उसके प्रत्येक राजनीतिक इकाई या राज्य के दर्जे को मान्यता दी जाए। अक्सर ऐसी मांग उन लोगों की ओर से आती है जो एक लंबे समय से किसी निश्चित भूभाग पर साथ रहते हैं, जिनमें साझी पहचान का बोध हो। कुछ मामलों में आत्मनिर्णय के ऐसे दावे एक स्वतंत्र राज्य बनाने की उस इच्छा से भी जुड़े होते हैं। इन दावों का संबंध किसी समूह की संस्कृति की रक्षा से भी हो सकता है। दूसरी तरह के बहुत से दावे 19वीं सदी के यूरोप में सामने आए। उस समय एक संस्कृति एक राज्य की मान्यता ने जोर पकड़ा। परिणाम स्वरूप पहले विश्व युद्ध के बाद राज्यों की पुनर्व्यवस्था में एक संस्कृति एक राज्य के विचार को आजमाया गया। वर्साय की संधि से बहुत से छोटे और नव स्वतंत्र राज्यों का गठन हुआ, लेकिन उस समय उठाई जा रही आत्मनिर्णय की सभी मांगों को संतुष्ट करना वास्तव में असंभव था। इसके अलावा एक संस्कृति एक राज्य की मांग को संतुष्ट करने से राज्यों की सीमाओं में बदलाव हुए। इससे सीमाओं के एक ओर से दूसरी ओर बहुत बड़ी संख्या में लोगों का विस्थापन हुआ। परिणाम स्वरूप लाखों लोग अपने घरों से उजड़ गए और उस जगह से उन्हें बाहर धकेल दिया गया जहाँ पीढ़ियों से उनका घर था। बहुत सारे लोग सांप्रदायिक हिंसा के भी शिकार बने। अलग अलग सांस्कृतिक समुदायों को अलग अलग राष्ट्र राज्य मिले। इसे ध्यान में रखकर सीमाओं को बदला गया। इस कोशिश के कारण मानव जाति को भारी कीमत चुकानी पड़ी। इस प्रयास के बावजूद यह सुनिश्चित करना संभव नहीं हो सका कि नवगठित राज्यों में केवल एक ही नस्ल के लोग रहें। वास्तव में अधिकतर राज्यों की सीमाओं के अंदर एक से अधिक नस्ल और संस्कृति के लोग रहते थे। ये छोटे छोटे समुदाय राज्य के अंदर अल्पसंख्यक थे और अक्सर नुकसानदेह स्थितियों में रहते थे। इस विकास का सकारात्मक पहलू यह था कि उन बहुत सारे राष्ट्रवादी समूहों को राजनीतिक मान्यता प्रदान की गई जो स्वयं एक अलग राष्ट्र के रूप में देखते थे और अपने भविष्य को तय करने तथा अपना शासन स्वयं चलाना चाहते थे। लेकिन राज्यों के भीतर अल्पसंख्यक समुदायों की समस्या ज्यों की त्यों बनी रही। जब एशिया, अफ्रीका और औपनिवेशिक प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, तब राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों ने राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार की भी घोषणा की थी। राष्ट्रीय आंदोलनों का मानना था कि राजनीतिक स्वाधीनता राष्ट्रीय समूह को सम्मान एवं मान्यता प्रदान करेगी और साथ ही वहाँ के लोगों के सामूहिक हितों की रक्षा भी करेगी। अधिकांश राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन राष्ट्र के लिए न्याय, अधिकार और समृद्धि हासिल करने के लक्ष्य से प्रेरित थे। हालांकि यहाँ भी प्रत्येक सांस्कृतिक समूह, जिनमें से कुछ पृथक राष्ट्र होने का दावा करते थे, के लिए राजनीतिक स्वाधीनता तथा राज्य सत्ता सुनिश्चित करना लगभग असंभव साबित हुआ। इस क्षेत्र के अनेक देश आबादी के देशांतरण, सीमाओं पर युद्ध और हिंसा की चपेट में आते रहे। इस प्रकार हम उन राष्ट्र राज्यों को विरोधाभासी स्थिति में पाते हैं जिन्होंने संघर्षों की बदौलत स्वाधीनता प्राप्त की, लेकिन अब वे अपने भूक्षेत्रों में राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग करने वाले अल्पसंख्यक समूहों का विरोध कर रहे हैं। वस्तुतः आज दुनिया की सारी राज सत्ताएं इस दुविधा में फंसी है कि आत्मनिर्णय के आंदोलनों से कैसे निपटा जाए, और इसने राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बहुत से लोग ये महसूस करने लगे कि समाधान नए राज्यों के गठन में नहीं, वर्ण वर्तमान राज्यों को अधिक लोकतांत्रिक और समतामूलक बनाने में है। मतलब और उनको ज़्यादा लोकतांत्रिक अधिकार दिए जाएं और अलग अलग सांस्कृतिक और नस्लीय पहचान के लोग देश में समान नागरिक और साथियों की तरह सह अस्तित्व पूर्वक रह सकें। यह न केवल आत्मनिर्णय के नए दावों के उभार से पैदा होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए वर्ण मजबूत और एकताबद्ध राज्य बनाने के लिए जरूरी होगा। जो राष्ट्र राज्य अपने शासन में अल्पसंख्यक समूह के अधिकारों और सांस्कृतिक पहचान की कदर नहीं करता, उसके लिए अपने सदस्यों की निष्ठा प्राप्त करना मुश्किल होता है। थैंक यू।